लेकिन ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बाकी नेम्स से डिफरेंट है और ये डबल कोटेशंस के अंदर होते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स। डबल कोट्स में जो भी आप लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो स्ट्रिंग जो है वो बाकी जो नेम जो अभी हम नेम पढ़ रहे थे, जैसे वो रिजर्व वर्ड्स की बात कर ले या ये दूसरे नेम्स जो हमने वेरिएबल्स के लिस्ट के या वो कह ले आप स्ट्रिंग्स वगैरह के नेम्स पढ़े, उनसे ये नेम ये जो नेम टाइप है, ये टोकन है, ये मुख्तलिफ है थोड़ा। कोई भी जो नेम टाइप है वो डबल कोटेशन में नहीं होता, ये सिर्फ स्ट्रिंग्स ही हैं जो कि डबल कोटेशन के अंदर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये डबल कोटेशन में होती हैं और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर सकती या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती, या आप ऐसे कह लें कि किसी ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो एक स्ट्रिंग नहीं हो सकता। स्ट्रिंग जो है वो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है और ये अपने आप को ही रेफर करता है। समझाई बात की? सर रिपीट कर दें। रिपीट ये है कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है कि डबल कोटेशन के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या एनी सेट ऑफ कैरेक्टर जो आप लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर वो एक स्ट्रिंग होती है। और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो नेम्स हमने पीछे पढ़े थे उनसे ये मुख्तलिफ है, क्योंकि वो जो नेम्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कर सकें, या हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो नेम्स थे वो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते थे या रेफरेंस के तौर पे यूज हो सकते थे। जैसे हम लिखते थे a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होता था कि 5 एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है और उसका जो नेम है वो a हमने रखा है, या दूसरे लफ्ज में हम ये कहते थे a एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग्स है इनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट के नेम के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि अगर हम एक हेलो की एक स्ट्रिंग बनाते हैं और इज इक्वल टू 5 अगर ऐसे करके कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हेलो जो है वो एक स्ट्रिंग है और वो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर सकती। ठीक है, तो मतलब हम स्ट्रिंग्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हाँ जी, कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो इटसेल्फ किसी वेरिएबल को असाइन की जा सकती है। अब जैसे इस एग्जांपल में ये हेलो जो है ये लेफ्ट साइड पे, वैल्यू जो है वो राइट साइड पे है। अगर इसको ओल्ट कर दिया जाता है, हेलो जो है वो दूसरी साइड पे होती और 5 जो है वो इस साइड पे होता, तो फिर भी ये एक एरर होता। ठीक है, क्योंकि इंटीजर जो है उसको भी कोई वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। तो लेफ्ट साइड पे जस्ट हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए, कोई नेम होने चाहिए। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट सिंगल कोट्स हैं और ये जो हमारे पास राइट सिंगल कोट्स हैं, इनसे ये डबल कोटेशन मुख्तलिफ है। तो ये ना समझे कि अगर हम लेफ्ट सिंगल कोट या राइट सिंगल कोट के अंदर भी जो कोई चीज़ लिखेंगे वो भी एक स्ट्रिंग बन जाती है। नहीं, स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन उसमें यही है कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप कैरेक्टर लिखेंगे वो स्ट्रिंग्स होंगे। ये लेफ्ट सिंगल कोट हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो नेम्स बन जाते हैं, जिसमें आप कोई भी कैरेक्टर देंगे तो वो एक नेम होता है और उस नेम को हम कोई ना कोई वैल्यू जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें स्टोर करवा सकते हैं। वो एक वैलिड नेम होता है जो लेफ्ट सिंगल कोट के साथ लिखा हो। इसी तरीके से राइट सिंगल कोट्स अगर दिए होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो इवैल्यूएशन है वो कोई एक्सप्रेशन जिसके ये दिए हुए हों साइड पे या इर्द गिर्द ये राइट सिंगल कोट्स हो, तो वो एक्सप्रेशन जो है इवैल्यूएट नहीं होता। उसको हम वो जैसे हमने पढ़ा था कि इमीडिएट असाइनमेंट और डिलेड असाइनमेंट, इसी तरह ये जो कोट्स हैं राइट सिंगल कोट्स, ये इवैल्यूएशन के प्रोसीजर को डिले करने के लिए यूज होते हैं। तो ये डिफरेंट है। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमेशा वही होगी जो डबल कोटेशन के अंदर होगी। ओके सर।
अच्छा, आगे बात करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ की। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है कि देयर इज नो, एक्चुअली लेंथ का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं अगर उनको काउंट कर लिया जाए तो वो उसकी लेंथ कहलाएगी। ये हम मैथमेटिका में भी पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए एक स्ट्रिंग के अंदर, ये कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी हो सकती है। तो ये लिखा हुआ है कि देयर इज नो प्रैक्टिकल लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी हो, 100 कैरेक्टर्स हो, 1000 कैरेक्टर्स हो, कितने हो, तो कोई प्रैक्टिकली लिमिट नहीं है। बट इट इज सिस्टम डिपेंडेंट, सिस्टम टू सिस्टम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वेरी करती है, मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस जो है मैपल की ज़्यादातर में इट कैन कंटेन्स मोर देन 500,000 कैरेक्टर, कि इसमें तकरीबन जो है वो 50,000 हो सकते हैं, क्या कहते हैं 5 लाख, सॉरी। तो इतने कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। समझ आई बात की जी? यस सर। तो लेंथ से मुराद डबल कोटेशन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे होंगे। डबल कोटेशन जो है वो लेंथ के अंदर काउंट नहीं होते, ठीक है। वो जस्ट एक ऐसे समझ लें कि आइडेंटिटी है, ये बाउंड्रीज हैं कि यहाँ से एक स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये स्ट्रिंग एंड हुई, तो स्टार्ट और एंड के दरमियान जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे काउंट होंगे और वो उसकी लेंथ कंसिडर की जाएगी। और उसके बाद ये जो स्पेसेस होती हैं इसके अंदर वो भी एज ए कैरेक्टर ही होंगी। तो वन स्पेस मीन वन कैरेक्टर, तो स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर काउंट किया जाएगा। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंथ की कमांड दे सकते हैं, आगे आर्गुमेंट में आप स्ट्रिंग दे दें। तो ये नीचे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 34 उसकी लेंथ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो क्वेश्चन मार्क्स तक, ठीक है, W से स्टार्ट करके ये 34 कैरेक्टर्स बनते हैं। क्लियर हुई बात लेंथ की जी? यस सर। यस सर। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अल्फाबेट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, जो कुछ भी है सारे स्ट्रिंग के अंदर आ सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर होगा और ये नहीं होगा। तो जितने भी कैरेक्टर सेट के अंदर हमने वो कैरेक्टर पढ़े हैं सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, या जिसको हम नल स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब जिसकी लेंथ जो है वो 0 हो, या आप ऐसे कह लें कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई कैरेक्टर ना हो, ठीक है। स्ट्रिंग विद 2 डबल कोट्स बट विद नो इनक्लोज कैरेक्टर, नॉट इवन अ ब्लैंक स्पेस, इवन स्पेस भी आप नहीं दे सकते दरमियान में, जस्ट डबल कोटेशंस जो है वो अगर आप देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि डबल कोटेशन चूंकि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है कि ये एक है तो स्ट्रिंग, लेकिन इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये इसको हम नल स्ट्रिंग कहेंगे। जब आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो ये देख रहे हैं कि आपको आंसर में 0 मिल रहा है, ठीक है। और जब हम इसकी टाइप फाइंड आउट करें कि इस एक्सप्रेशन की टाइप कौन सी है, तो हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल कोटेशन आप दे देते हैं लेकिन दरमियान में कुछ नहीं देते, तो वो भी एक वैलिड स्ट्रिंग जो है वो कंसीडर होगी, ठीक है। ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक नेम है हमारे पास? नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग हम कहते किसे हैं, मतलब एक टर्म है, ठीक है। और वो टर्म रेफर करती है एक ऐसी स्ट्रिंग को जिसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। यस सर। यस सर। ये मारी अली मौजूद है क्लास में? मारी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो ये बताएं ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये डबल ब्रैकेट्स प्रिंसेस के अंदर ये जो हमने लिखा है ये किस पर्पस के लिए होता है? इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने लिखे हुए हैं।
सर ये पीछे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर्स में पढ़ा था, लास्ट एक्सप्रेशन और सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये लास्ट और सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन को रेफर कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ आई बात की? यस था सर। उन्होंने कि ये नल रे ऑपरेटर है, नल रे ऑपरेटर्स हैं और ये लास्ट और सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस लाइन के अंदर लास्ट एक्सप्रेशन ये है और इस लाइन के अंदर सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन भी यही है। ठीक है, तो इसी एक एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग को हम सिंपली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ए पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, कि किसी स्ट्रिंग का एक पार्ट जो है उसको हम सब स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग जो है वो डबल कोटेशन के अंदर होती है, इसी तरह सब स्ट्रिंग चूंकि उसका पार्ट है तो ये भी एक स्ट्रिंग ही होती है और डबल कोटेशन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और यस सर। हाँ, और अगर हमें एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर से अगर हमने कोई सब स्ट्रिंग जो है वो लेनी हो, मतलब उसको कोई पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट करना हो या प्रिंट करना हो या उसको किसी और पर्पस के लिए यूज करना हो, तो फिर हम मैथमेटिका में इसमें मैपल में हमारे पास सब स्ट्रिंग की कमांड है, उसको हम यूज करके या हम सब स्क्रिप्ट जो है वो यूज करके हम सब स्ट्रिंग जो है वो ले सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था वो सबस्क्रिप्टेड नेम्स भी थे ना, उसी तरह ये सबस्क्रिप्टेड नेम्स यूज करके हम उसका पार्ट ले सकते हैं। तो अभी पहले देखते हैं कि ये सब स्ट्रिंग कमांड के थ्रू कैसे हम ले सकते हैं। तो सब स्ट्रिंग कमांड का सिंटैक्स जो है ये दिया हुआ है कि आप एक एक्सप्रेशन देते हैं और फिर आप आगे एक रेंज देते हैं। तो ये जो पहला आर्गुमेंट है इसका मतलब कि एक्चुअली स्ट्रिंग है जिसका पार्ट हम लेना चाहते हैं, और रेंज ये डिफाइन करता है कि उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें जो करैक्टर्स हैं वो चाहिए। ठीक है, मतलब सब स्ट्रिंग जो होगी उसके जो करैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, तो रेंज ये डिफाइन करता है। ठीक है, रेंज जो है स्ट्रिंग क्या बताता है? ये एक्स स्ट्रिंग का मतलब है कि जो एक्चुअली स्ट्रिंग होगी जिसमें से हम एक पार्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है पाकिस्तान ना, तो हम चाहते हैं कि उसमें से पहले 3 जो लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो लिए जाएं। तो ये जो पहला आर्गुमेंट है ये पूरी स्ट्रिंग पाकिस्तान को रेफर करेगा, और ये रेंज जो है ये इंटीजर वैल्यूज होंगी जो बताएंगी कि हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, मतलब एक रेंज होगी और उस रेंज को देखते हुए हमें आउटपुट मिलेगी। ये नीचे एग्जांपल्स हैं, अभी पता चल जाता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन कर रहे हैं ABCDEF, जिसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 6। हाँ जी, इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। अगर इसमें कैरेक्टर 6 हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी? 6 हाँ जी, तो लेंथ भी इसकी 6 ही होगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 6 कैरेक्टर्स जो है वो अवेलेबल हैं। पहला कैरेक्टर जो है वो A है, सेकंड B, इसी तरीके से F तक, F जो है वो 6 कैरेक्टर होगा। तो अगर हम इस स्ट्रिंग का कोई पार्ट जो है वो लेना चाहते हैं इस स्ट्रिंग का, तो हम सब स्ट्रिंग के थ्रू कैसे ले सकते हैं इस एग्जांपल में देखें नेक्स्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब स्ट्रिंग आगे ये जो है ना S लिखा है, S एक्चुअली क्या चीज है, इस स्ट्रिंग का नेम है। ठीक है, और 5 क्या है, वो इंटीजर वैल्यू है जो हम लेना चाहते हैं 5। तो इसका मतलब है कि हम इस S स्ट्रिंग में से 5th कैरेक्टर जो है वो लेना चाहते हैं। तो इसमें 5th कैरेक्टर जो है वो हमारे पास E आता है। ठीक है, तो हमें इस वजह से आउटपुट के अंदर के नीचे आप देख रहे हैं हमें E मिल रहा है। समझ आई बात की? यस सर। अच्छा, इसके बाद नीचे वाली एग्जांपल में हम देखें तो हम उसी स्ट्रिंग जो S है उसी स्ट्रिंग में से एक रेंज हमने दी हुई है कि 3 से लेकर 7 तक
ये एक मेथड है रेंज डिफाइन करने का। 3 डालें, फिर 2 जो है वो डॉट्स डालें या फुल स्टॉप कह लें वो लिखें, फिर आप 7 टाइप करें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक रेंज डिफाइन हो गई है। तो 3 से लेकर 7 तक ये एक रेंज है। तो इसका मतलब है कि थर्ड कैरेक्टर जो है सी वो भी शामिल होगा और 7th कैरेक्टर जो है वो भी शामिल होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास सी डी ई और एफ जो है वो हमें आउटपुट के अंदर मिल रहे हैं। सर पर टोटल कैरेक्टर 6 थे। यस सर, 7 तो लिखे नहीं हमने। कोई नहीं इशू, वो तो रेंज है ना कि थर्ड से लेकर 7th रेंज तक। तो अगर 7th नहीं है तो 6 तो है ना, एक रेंज है, उस रेंज में जितने आते होंगे वो सारे कैरेक्टर जो है वो हमें मिल जाएंगे। तो रेंज 3 से 7 तक की है, तो 3 से 7 तक जितने भी कैरेक्टर हैं तो वो चूंकि है ही 4, तो 4 जो है वो आ जाएंगे। बाकी 7th अगर होता तो 7th भी आउटपुट में हमें मिलता। ओके ठीक है जी हाँ सर। जी। इसी तरीके से ये जो रेंज है ये नेगेटिव भी हो सकती है, कोई नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एक रेंज डिफाइन है कि -1 से लेकर -3 तक। तो इसको हम देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग में -3 जो है इसको फिर हम राइट साइड से काउंट कर लेते हैं। तो -3 हमारे पास डी बनता है, -2 ई बनता है, एफ जो है वो -1 है। तो इस वजह से हमें डी ई एफ जो है वो हमें आंसर में मिल रहा है। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। ये ऐसे ही है, ये हमने मैथमेटिका में भी पढ़ा था कि जो लिस्ट होती थी उसको हम राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से एक्सेस कर सकते थे। और उसमें हमने काफी सारे फंक्शन पढ़े थे जिधर हम नेगेटिव इंडेक्सेस यूज करते थे। तो यहाँ पर भी नेगेटिव इंडेक्सेस का मतलब सेम ऐसे ही है कि आप लेफ्ट साइड से उसकी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो स्ट्रिंग्स को बाय यूजिंग सबस्क्रिप्ट जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सब स्ट्रिंग हमारे पास, जैसे ये एग्जांपल है कि एस है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें दिस इज अ स्ट्रिंग स्टोर है। तो अगर हम इसका लेट्स से 6 कैरेक्टर लेना चाहें तो एक तो वो सब स्ट्रिंग वाला मेथड था कि हम सब स्ट्रिंग लिखते और उसमें पहला आर्गुमेंट एस देते और फिर कामा डाल के आगे 6 लिख देते तो हमें 6 कैरेक्टर जो है वो मिल जाता। लेकिन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट सिंपल है कि आप एस लिखें, आगे डबल ब्रैकेट्स लिखें जो कि सबस्क्रिप्ट को जाहिर करेंगी, और अंदर जो है वो सबस्क्रिप्ट नंबर दे दें या पोजीशन दे दें जिस पोजीशन पे आप वैल्यू या वो कैरेक्टर लेना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 6 दिया तो इसका मतलब 6 जो है वो आई है हमारे पास कैरेक्टर, तो इस वजह से आउटपुट में हमें जो है वो आई मिल गया है। ठीक है सर ये 5th कैरेक्टर नहीं है? नहीं, ये टी जो है ये फर्स्ट है ना, HIS ये 4 कैरेक्टर हो गया, 5th जो है इसमें स्पेस है और उसके बाद 6th कैरेक्टर जो है वो हमारे पास आई है, तो ये छठा कैरेक्टर ही बनता है। ओके सर। हाँ जी। इसी तरीके से हम रेंज भी दे सकते हैं। हम ऐसे लिखें और आगे रेंज दे दें 6 से लेकर 9 तक। तो 6 से लेकर 9 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। 6 जैसे भी हमने देखा ऊपर आई बनता है, 6 है, S7 है, 8th जो है वो ब्लैंक स्पेस होगी और 9th जो है वो ए होगा। तो इस वजह से नीचे इज ए जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है जी। सर ये इज ए हमारे पास सब स्ट्रिंग है ना? हाँ, ये सब स्ट्रिंग है। आप देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट हमें मिल रही है, चाहे ये सिंगल कैरेक्टर है या ये सारा है, ये डबल कोटेशन के अंदर आउटपुट आ रही है। तो डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो ये स्ट्रिंग्स ही हैं। नहीं सर, ये तो सब स्ट्रिंग होगी ना। मतलब सब स्ट्रिंग भी एक स्ट्रिंग ही होती है ना, ये पहले बात हुई है। सब स्ट्रिंग मतलब जो भी आउटपुट मिलेगी किसी स्ट्रिंग की, जो पार्ट होगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा। ओके सर। इसी तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सेस भी दे सकते हैं, -1 to -6। तो ये -1 इस साइड से स्टार्ट होगा और 6 कैरेक्टर्स जो है वो काउंट हो जाएंगे, तो ये -6 तक स्ट्रिंग वर्ड जो है ये कंप्लीट आ जाएगा आउटपुट में। ठीक है? यस सर। हाँ जी, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर 2 स्ट्रिंग्स हो या 3 हो या 4 हो, हम उनको कंबाइन कर सकते हैं या कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो कॉन्केटिनेशन जो है वो हमारे पास ऐसी है जैसे हमने नेम्स की कॉन्केटिनेशन पढ़ी थी कि हम बाय यूजिंग कैट कमांड भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कैट कमांड की बात करें तो हमारे पास कैट कमांड जो है उसमें सिंपली हम कैट लिखेंगे, आगे नंबर ऑफ जो है ना वो दे देंगे आर्गुमेंट्स या स्ट्रिंग्स जिनको हम कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं। तो कैट कमांड उनको कॉन्केटिनेट करके हमें आउटपुट में एक सिंगल स्ट्रिंग दे देगी। ठीक है, जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें पहले की, तो ए जो है ये एक स्ट्रिंग है और दूसरा आर्गुमेंट वो कोई नेम है। ठीक है, तो ये जब इवेल्युएट होंगे तो हमारे पास ए बी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम कैट की बात करें तो ये भी एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो हमें आउटपुट में A2 मिल रहा है। और अगर हम आई जो है वो 5 वैल्यू ले लेते हैं उसकी, तो अगर हम ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करवाते हैं जिसमें एक स्ट्रिंग ये है, एक दूसरा नेम ये है और फिर ये एक स्ट्रिंग है, तो मतलब 3 आर्गुमेंट्स हैं, 3 चीजों को हम कॉन्केटिनेट करना चाह रहे हैं। 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक नेम है, तो हमें देख लें कि आउटपुट में नीचे दिस वैल्यू ऑफ आई इज 5 लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पर जो आई है ये एक नेम है, तो ये इवेल्युएट होगा। हमने ये पढ़ा था कि जो कैट कमांड होती है वो अपने सारे आर्गुमेंट्स को इवेल्युएट करती है। ठीक है, जबकि कॉन्केटिनेट ऑपरेटर में पढ़ा था कि वो फर्स्ट को कॉन्केटिनेट नहीं करता, अपना इवेल्युएट नहीं करता, बाकी जितने भी उन सबको वो इवेल्युएट करता है। लेकिन कैट कमांड सारे आर्गुमेंट्स को इवेल्युएट करती है, फर्स्ट और सेकंड और जो कोई भी हो। ठीक है, यस सर। और एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि जो आउटपुट आती है कैट की वो फर्स्ट आर्गुमेंट की टाइप पे बेस करती है। अगर फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग हुआ तो आउटपुट स्ट्रिंग आएगी, सबको कॉन्केटिनेट करने के बाद जो आउटपुट होगी वो सारी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और अगर पहली वैल्यू कोई नेम है तो जो भी कॉन्केटिनेशन होगी एट द एंड रिजल्ट एक नेम ही आएगा। तो इन तीनों एग्जांपल्स में हमारे पास फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो एक स्ट्रिंग है। तो इस वजह से जब हमने स्ट्रिंग को किसी नेम के साथ, किसी इंटीजर के साथ या किसी और वैल्यूज के साथ कॉन्केटिनेट किया तो आउटपुट में हमें जो है ना वो स्ट्रिंग ही मिली है। ठीक है, क्योंकि पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग है। यस सर। यस सर। बाकी इसके जो रूल्स वगैरह हैं कैट के वो सेम है एज इट इज, जैसे उधर नेम्स में थे उधर डिटेल में था, इधर जस्ट सिंपल मैंने लिखा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बाय यूजिंग कॉन्केटिनेशन, बाय यूजिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स, तो हमने ये पढ़ा था कि ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और इनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहले सारे सिंटैक्स के अंदर पहले सारे जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं और दूसरे जो कॉन्केटिनेट होंगे, दूसरा जो ऑपरेंड होगा वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो नेम हो सकता है, वो कोई नेचुरल इंटीजर हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इन सब को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट किया जा सकता है। तो ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर हम इनको देखें तो पहली एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो हमने 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कॉन्केटिनेट करना चाह रहे हैं। पहला हमारे पास एक दी स्ट्रिंग है और उसके बाद एक कॉन्केटिनेशन हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आई, एक स्ट्रिंग है और फिर एक आई नेम है। तो जब ये कॉन्केटिनेशन होगी तो आप देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ आई इज 5 हमें आउटपुट में मिल रहा है। यहाँ पर आई जो है ये एक नेम है तो इस वजह से इसको इवेल्युएट किया गया है। तो आई में हमने प्रीवियस स्लाइड पे इज इक्वल टू 5 करके इसमें 5 स्टोर करवाया था, तो लिहाजा आउटपुट जो है वो हमें द वैल्यू ऑफ आई इज 5 मिल रही है। ठीक है जी सर। सिमिलरली हम किसी स्ट्रिंग को रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर ए बी 467 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इसको कॉन्केटिनेट करवाते हैं तो ये हमने पढ़ा था कि
लिस्ट को जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनकैटिनेट किया जाएगा तो लिस्ट का हर एलिमेंट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ कनकैटिनेट होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि वैर वेरिएबल या वैर ए बी और इसी तरीके से वैर 4 और इसी तरीके से वैर 67, तो ये जो है ये कनकैटिनेशन हर एलिमेंट की इसके साथ हुई है। और अगर हम रेंज ऑफ वैल्यूज की बात करें कि हम अगर रेंज असाइन करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही है कि जो स्ट्रिंग है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो रेंज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस रेंज में जितनी भी वैल्यूज आती होंगी सबके साथ उसकी कनकैटिनेशन होगी। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये एक रेंज है जिसके अंदर 1 और 2 दो ही वैल्यूज हैं, और ये एक रेंज है जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 1 2 एंड 3। तो जब अब इनकी कनकैटिनेशन करेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है ये इसके करैक्टर के साथ और एक जो है दूसरी रेंज के करैक्टर के साथ तीनों को कंबाइन करके हमारे पास x11 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर इधर से 1 और उधर से 2 ले लिया जाएगा तो x12 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से x13, फिर x21, फिर x22 और x23। तो इस तरह रेंज के हर एलिमेंट के साथ x जो है वो कनकैटिनेट होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन तो नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब्दुल वाहिद आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा ये बताएं कि ये हमने 4 डिफरेंट सिंटैक्स पढ़े थे, तो इस सिंटैक्स का क्या मतलब है, ये कैसे होगा? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, इसका मेरा क्या अभी मतलब है? इसका आइडिया नहीं है। अच्छा अभी try होगा। तो क्या समझते हैं इसका क्या मतलब है? ठीक है जो भी हुआ, ये नेम्स में भी हमने ये सिंटैक्स पढ़ा था, ऐसे ही था, तो इसका वैसे मीनिंग क्या बनता है, क्या आपको इससे? हाँ जी बख्तावर, क्या मतलब हो सकता है इसका? सर इसमें स्ट्रिंग को किसी एक्सप्रेशन के साथ करवाएंगे? इस स्ट्रिंग को किसी एक्सप्रेशन के साथ कॉन्कैटिनेट करवाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स ये एक्सप्रेशन जब हम कॉन्कैटिनेट करवाएंगे तो जो भी एक्सप्रेशन होगा, लेट्स से a प्लस बी है, तो उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना जरूरी है। ठीक है, तब वो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो इसके साथ कॉन्कैटिनेट होगा। तो ब्रैकेट इसलिए है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन दें तो उस एक्सप्रेशन को आपने प्रिंसेस के अंदर लिखना है, ताकि पता चले कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है और उसको 1 ऑपरेंड कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। तो इस वजह से जो एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेंड हो सकते हैं। जैसे अगर a प्लस बी है तो a और b जो है वो 2 ऑपरेंड्स हैं, प्लस इटसेल्फ एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन कहीं पे होगा तो उसको आप प्रिंसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है? यस सर। इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है, वैसे अभी तक तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद इन डबल कोट्स, के डबल कोटेशंस के अंदर आप जितने भी कैरेक्टर्स देते हैं वो सारे के सारे
एक स्ट्रिंग के तौर पे हम उसको कंसिडर करेंगे। और अगर हम लेंथ की बात करें तो उसमें जितने पॉसिबल वो आ रहे होते हैं वो सारे के सारे, स्पेस भी अगर आप देते हैं तो वो भी एक सेपरेट कैरेक्टर जो है वो कंसिडर होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप स्पेशल कैरेक्टर्स कह लें, वो अगर आप स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज देंगे तो आपको जो है ना वो एरर मिलेगा, या आपको जो आउटपुट है वो करेक्ट नहीं मिलेगी, इनकरेक्ट आउटपुट मिल जाएगी। और उसकी रीजन क्या होगी कि वो जो कैरेक्टर्स होंगे जो आप उस स्ट्रिंग के अंदर देंगे, स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो कंपाइलर इंटरप्रेटर जो उसको वो कंफ्यूज कर देंगे, और उसकी वजह से इंटरप्रेटर जो है वो में भी जब इवेल्युएट करे तो रिजल्ट जो है वो हमें करेक्ट ना दे, इनकरेक्ट रिजल्ट मिले। जैसे भी हम एग्जांपल्स में बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोटेशन के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर का मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है जो कि डबल कोटेशन के अंदर होती है, उस स्ट्रिंग के अंदर भी एक कैरेक्टर जो है वो डबल कोट का हो, जैसे ये इस आउटपुट में आप देख रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, एक ए कैरेक्टर है, एक डबल कोट है और फिर उसके बाद एक बी कैरेक्टर है, तो 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर हम इस तरह की स्ट्रिंग चाहते हैं जिसके अंदर डबल कोट्स आ जाए, तो चूंकि इंटरप्रेटर को तो ये पता होगा कि जो डबल कोटेशन होती है उसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है, तो वो ये कंसिडर करेगा कि ये ए जो है ये इटसेल्फ एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और बी जो है उसका एक मिसिंग है डबल कोट। तो इस वजह से वो एरर भी दे सकता है और आउटपुट में आपको ए भी दे सकता है कि एक स्ट्रिंग है, तो वो इसको 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो है वो कंसीडर कर सकता है। तो उससे अच्छा क्या है कि आप जब ये इस तरह के डबल कोट्स लाना चाहें तो आप इसको ऐसे करके लिखें बैकस्लैश और फिर कोटेशन डबल कोट्स दे दें। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस जाएगी कि ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर है बैकस्लैश के बाद इसको भी प्रिंट करना है, ये भी स्ट्रिंग का पार्ट होगा। तो इस वजह से हमें आउटपुट के अंदर ए और फिर डबल कोट्स और बी, मतलब स्ट्रिंग के अंदर 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे। क्लियर हुई बात जी? तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें काइंडली। जी सर रिपीट ना हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर जो असल में आप पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें ना कि वो क्या है, कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो स्ट्रिंग है लेट्स से ये स्ट्रिंग है और इसके अंदर ये जो डबल कोटेशन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि डबल कोटेशन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारी एक स्ट्रिंग कहलाएगी। अब अगर मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसा चाहता हूँ कि इसके अंदर भी डबल कोट्स आ जाए जैसे इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इंटरप्रेटर ये समझेगा कि ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से स्टार्ट हो रही थी इस डबल कोट से और इस डबल कोट पे जाके ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है और इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं W, H और I। समझ आई बात की? तो ये कंसीडर करेगा कि ये एक स्ट्रिंग थी। और L और E जो है कि जो डबल कोट्स हैं वो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट है और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो रही है। तो अगर हम स्ट्रिंग के दरमियान में कहीं पे डबल कोट्स और देना चाहें कि स्ट्रिंग का पार्ट बन जाए वो डबल कोट्स, तो जब हम इस तरह लिखेंगे तो इंटरप्रेटर जो है वो समझेगा कि ये स्ट्रिंग है ये W से स्टार्ट हो रही है और H पे जाके खत्म हो रही है और इसके अंदर जस्ट 2 ही कैरेक्टर्स हैं जिसके डबल कोट्स मिस हैं। तो इस तरह आप डबल जो कोटेशंस हैं वो नहीं दे सकते। तो इस तरह जो है ना वो आप डबल कोटेशन नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स आए और कोई एरर भी ना आए तो जिस जगह पे आपने डबल कोट्स देने हैं वहां पर आप बैकस्लैश यूज करें और बैकस्लैश के बाद आप क्या करें डबल कोट्स दे दें। तो ये एक मैसेज होगा इंटरप्रेटर को, जब वो इस बैकस्लैश को देखेगा तो मैपल के अंदर बैकस्लैश का मतलब एक एस्केप सीक्वेंस है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका एक स्पेशल मीनिंग है और वो मीनिंग ये है कि ये इंस्ट्रक्शन होती है इंटरप्रेटर को कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये बैकस्लैश के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो डबल कोट है, तो इस वजह से आउटपुट के अंदर भी
ये डबल कोट्स जो है वो ए और बी के दरमियान अवेलेबल हैं, और बाकी स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर 3 कैरेक्टर आ जाते हैं, एक ए और उसके बाद डबल कोट्स और बी। समझ आई बात जी? यस सर। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा स्पेशल कैरेक्टर जो कि बैक स्लैश इटसेल्फ है। जी पूछें, कोई बात है तो। कोई नहीं, कोई क्वेश्चन? नो नो सर। सर। अच्छा, तो एक दूसरा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि बैक स्लैश है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आउटपुट के अंदर बैक स्लैश लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है डबल कोटेशन के अंदर ए और फिर बैक स्लैश और फिर बी, कैसे करके ये प्रिंट हो, तो आपको पता है कि जैसे अभी ये बात हुई है कि बैक स्लैश का मतलब एक स्पेशल मैसेज है इंटरप्रेटर को, कि इसका एक स्पेशल मीनिंग है कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको प्रिंट करना है। तो बैक स्लैश जो है वो प्रिंट नहीं होगी। समझ आई? अगर आपने बैक स्लैश को प्रिंट करना है तो फिर आपको डबल बैक स्लैशेस देनी पड़ेगी। तो जब आप इस तरह की इनपुट देंगे, ये इनपुट स्ट्रिंग देंगे जिसके अंदर डबल बैक स्लैशेस होगी, तो एक बैक स्लैश का मतलब एस्केप सीक्वेंस वाली बैक स्लैश, और दूसरी बैक स्लैश वो स्लैश है जिसको प्रिंट होना है। तो इंटरप्रेटर जो है वो पहले को इग्नोर कर देगा और दूसरे को प्रिंट कर देगा। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। जी शुएब, कोई क्वेश्चन है? सर अगर सिंगल जो है ये दे दें बैकवर्ड जो है स्लैश है, फिर एरर आएगा या प्रिंट होगा, उसका आंसर आएगा? हाँ जी, सिंगल बैक स्लैश जो है ना, सिंगल बैक स्लैश है। जी सर। सिंगल बैक स्लैश जो है इसका मतलब होता है एस्केप सीक्वेंस, और मतलब ये होता है कि इसका आगे जो कैरेक्टर है ना वो एक स्पेशल कैरेक्टर है और उसको प्रिंट होना चाहिए। मतलब ये स्पेशल केसेस में ना हम इसको यूज कर सकते हैं बैक स्लैश को। सिंपली अगर आप कहीं पे भी यूज करेंगे तो ये यूज नहीं होगी। जैसे अभी इस एग्जांपल के अंदर अगर आप सिंगल यूज करते हैं ना, सिंगल बैक स्लैश और आगे बी डाल देते हैं, तो ये एस्केप सीक्वेंस सिर्फ बैक स्लैश नहीं है, एस्केप सीक्वेंस के साथ आगे दूसरा कैरेक्टर भी मिलाए तो फिर ये कंप्लीट एस्केप सीक्वेंस बनती है। मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं चंद एक, उनके साथ बैक स्लैश और आगे वो कैरेक्टर दिया जाए तो इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ये वो कैरेक्टर है जिसको प्रिंट करना है। यही एस्केप सीक्वेंस का ये मतलब है। ठीक है? अदरवाइज ये फिर नहीं प्रिंट होगा। ओके सर। इसी तरह हमारे पास जो रिजर्व वर्ड्स है, हमने पढ़ा था कि जो नेम्स हम देते हैं उस नेम्स में कोई भी ऐसा नेम नहीं हो सकता जो कि रिजर्व वर्ड्स में से हो। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम एज ए स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। डबल कोटेशन के अंदर आप रिजर्व वर्ड दे सकते हैं और वो एक स्ट्रिंग के तौर पे कंसीडर होगा। जैसे ये वाइल जो है ये एक रिजर्व वर्ड है। इफ रिजर्व वर्ड, वो ट्राई, कैच, एक्सेप्शन वाली चीजें तो देखी थी, वो सारे रिजर्व वर्ड्स थे। तो वो रिजर्व वर्ड्स आप स्ट्रिंग के तौर पे डबल कोटेशन में आप दे सकते हैं। क्या रिपीट करना है? हेलो सर, ये तो एज इट इज स्ट्रिंग नहीं है आउटपुट में मिलेगी, ये वाइल वाला। हाँ जी, चूंकि ये स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमने लिख पढ़ा है ना कि डबल कोटेशन में जो चीज होती है वो स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग जब एज इट इज प्रिंट हो जाती है तो इस वजह से आउटपुट में हमें ऐसे ही मिलेगा। आवाज नहीं आ रही? ओके सर, कट रही थी पहले, अब आ रही है। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं, आगे चलें जी। यस सर। होल्ड कीजिएगा 1 मिनट।
आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही सर, है। आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर है पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो हम पार्स जो कमांड है या हमारे पास जो रूटीन है उसके थ्रू हम उस एक्सप्रेशन को जो कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है एज ए ओरिजिनल आप कह लें या एज ए एक्सप्रेशन जो है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल ये बात कर लें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग है जो कि a+b एक स्ट्रिंग है, तो आप देख रहे हैं कि हम इसकी जो आउटपुट है वो हमें a+b में मिल रही है। ठीक है, सर सही समझ नहीं आई, दोबारा बता दो। सिंपल है कि हमारे पास अगर एक ऐसी स्ट्रिंग है और उसके अंदर वो जो स्ट्रिंग है वो कोई एक एक्सप्रेशन है एक्चुअली, तो स्ट्रिंग में जो चीजें होती हैं वो तो इवेल्युएट नहीं होती। डबल कोटेशन के अंदर अगर हम कोई चीज देते हैं, जैसे a की कोई वैल्यू 2 है और b की 3 हो, तो वो 2 + 3 = 5 नहीं होगा, क्योंकि डबल कोटेशन में वो स्ट्रिंग एज ए और b जो है वो नेम्स नहीं है, वो एज ए कैरेक्टर है, तो वो इवेल्युएट नहीं होते जो भी डबल कोटेशन में होंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो एक एक्सप्रेशन बनता है और उस एक्सप्रेशन को आप कहीं पे यूज करना चाहते हैं और वो पार्ट वो जो स्ट्रिंग में से आप एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप पार्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंपल एग्जांपल है कि एक स्ट्रिंग है a+b, तो ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है अपना प्लस का या ऐड ऑपरेशन है सिंपली, तो इसकी आउटपुट पार्स फंक्शन जो है वो हमें स्ट्रिंग को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके देगा। समझाई बात की? सर जो ऊपर लिखा है एक्सप्रेशन स्ट्रिंग और ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन क्या चीज है? ये ऑप्शन एडिशनल पैरामीटर है। ठीक है, आप न भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेशन स्ट्रिंग मतलब वो एक्सप्रेशन है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, वो स्ट्रिंग है सॉरी जिसको आप चेंज करना चाहते हैं एक्सप्रेशन में। ठीक है, यस सर। और ये एक्चुअली ये नीचे लिखा भी है, ये इफ वाली स्टेटमेंट पढ़े तो इफ स्ट्रिंग इज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, अगर जो स्ट्रिंग है वो इनकरेक्ट है। अब स्ट्रिंग तो इनकरेक्ट नहीं हो सकती, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग है डबल कोटेशन के अंदर कोई भी कैरेक्टर्स हैं तो ठीक है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, लेकिन सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट का मतलब कि वो एक जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा। तो जैसे ये इस एग्जांपल में है कि आपने a++ 2 दफा आपने प्लस ऑपरेटर यूज कर लिए, तो पार्स की जो कमांड है वो एरर देगी क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं बनता। ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर a+b जो है वो एक करेक्ट एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो इस वजह से नीचे आप देख रहे हैं कि एरर इनकरेक्ट सिंटैक्स इन पार्स, प्लस के इस प्लस का जो है ना वो इशू है अनएक्सपेक्टेड 4। ठीक है, 4 जो है वो ऑफसेट है। सर पहले हम लोग इनपुट देखते थे ना स्ट्रिंग में, तो हमें आउटपुट भी एज इट इज स्ट्रिंग मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में स्ट्रिंग नहीं मिलती, एक्सप्रेशन मिलता है। जी एक्सप्रेशन, जी ऐसे ये पार्स जो है उसको कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, अगर वो एक्सप्रेशन एक वैलिड एक्सप्रेशन हुआ तो। ओके सर। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ है कि पार्शियल स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी पास्ड। ऐसी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशंस जो कि कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं बनते उनको ये पार्स नहीं करेगा ये कमांड। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी पार्स के अंदर तो वो भी कन्वर्ट नहीं होंगी, ये पार्स नहीं होंगी। ठीक है, अनटिल कि वो जो मल्टीपल स्टेटमेंट है वो किसी एक लार्ज स्टेटमेंट को रेफर ना करती हो। लार्ज स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे कोई लूप है, लूप जो है वो एक स्टेटमेंट कंसीडर की, इसी तरह कोई प्रोसीजर है तो प्रोसीजर को भी एक स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्ट समझने की डिटेल है कि किन चीजों को पार स्टेटमेंट कन्वर्ट करती है और किन चीजों को ये नहीं करती। सर ये लास्ट में जो आपने बताया अनएक्सपेक्टेड 4 का बता दें।
ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी पार्स्ड, मतलब ये तो एक स्टेटमेंट है ना, ये हो जाएगी। इसी तरीके से ये कोई एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्ट्रिंग, मतलब आपके पास ऐसी है जिसके अंदर जस्ट एक ही स्टेटमेंट है और वो एक वैलिड एक्सप्रेशन बनता है, तो वो तो ठीक है, वो पार्स की कमांड जो है वो कर देगी उसको चेंज। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, एक स्ट्रिंग ऐसी है जिसके अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं, लाइक a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी है, तो इस तरह करके मल्टीपल्स हैं, तो उनको पार्स जो है वो नहीं करेगी। ठीक है, पार्स स्टेटमेंट उसको पार्स नहीं करेगी या चेंज नहीं करेगी। हाँ, अगर वो स्टेटमेंट जो है वो कोई एक स्टेटमेंट ऐसे करके कि वो कोई लूप हो या उसके बाद वो कोई एक प्रोसीजर हो, फंक्शन जैसे डिफाइन करते हैं उस तरह का, तो फंक्शन हो स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन डबल कोटेशन के अंदर, तो फिर वो उसको आउटपुट में एज ए सिंगल प्रोसीजर या उसको एक सिंगल लूप के तौर पे आउटपुट में दे सकती है। ठीक है सर, कैसे मतलब दो एक्सप्रेशन से एक लूप बनेगी? कैसे पता चलेगा कि दो एक्सप्रेशन से एक लूप बन रही है? या फिर वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है कि हमने ये जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे भी मैंने एग्जांपल दी कि डबल कोटेशन में एक्चुअली जो चीज होनी है ना, अगर जिस एग्जांपल की हम बात करें तो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन बन सकता है a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं यहीं पे साथ में सेमी कॉलन लगा के आगे एक और स्टेटमेंट दे दूं a माइनस बी और डबल कोटेशन उसके बाद मैं दे दूं, मतलब पूरी स्ट्रिंग ऐसे बन जाए जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ जाएं, तो ये नीचे लिखा हुआ है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर आ जाती हैं तो उसको पार्स का जो फंक्शन है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रन या दूसरे लफ्जों में कह लें कि चेंज नहीं करेगा किसी वैलिड एक्सप्रेशन में। समझ आई बात की? एक तो ये चीज है। फिर ये आगे लिखा हुआ है कि अनलेस दे कंप्राइज ऑन वन लार्ज स्टेटमेंट, वो एक लंबी स्टेटमेंट ना हो। अब बड़ी स्टेटमेंट्स में जो हमारे पास लूप्स होते हैं, फार लूप है या वाइल लूप है, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, ये इधर मैपल के अंदर भी आगे आ जाएंगे। जो लूप्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, तो वो एक पूरा सेंटेक्स होता है कि लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लूप यहाँ पे एंड हो रहा है, दरमियान में वो स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम रन होना है। तो लूप के स्टार्ट से लेकर लूप के एंड तक हम इसको एक स्टेटमेंट कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक लूप की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जो हम प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, प्रॉस और एंड प्रॉस के दरमियान जितनी भी लाइंस हम लिखते हैं हम कहते हैं कि वो एक प्रोसीजर है। तो इसी तरीके से हम वो प्रॉस और एंड प्रॉस, ये सारे प्रोसीजर को हम एक स्टेटमेंट प्रोसीजर की कंसीडर कर सकते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर आपकी जो डबल कोटेशन के अंदर जो आप मतलब जो स्ट्रिंग है वो अगर एक ऐसा लूप वाली कोई सेंटेक्स बन रहा है या लूप बन रहा है या वो कोई एक एक्सप्रेशन अपना प्रोसीजर बन रहा है, तो देन भी उसको पार्स किया जा सकता है। अदरवाइज मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे तो वो चूंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स होंगी तो इस वजह से पार्स जो है वो उनको नहीं कर सकता चेंज। ठीक है, ओके सर। यस सर प्लीज बस करें अनएक्सपेक्टेड 4 का बता दें। हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड आगे 4 है। 4 का मतलब यहाँ पे ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब कोई स्ट्रिंग में किस लोकेशन पे जाके प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हमें मिल रही है बी वाली लोकेशन पे, 4th लोकेशन पे। तो वो ये कह रहा है कि इस जगह पे प्रॉब्लम है, उसकी लोकेशन बता रहा है। ठीक है, ओके सर। यस सर। इसी तरह हमारे पास अगर एक लेंथ स्ट्रिंग है, एक पूरा पैराग्राफ है, लेट्स से डबल कोट्स में लिखा हुआ, जैसा हमने पढ़ा कि 500,000 कैरेक्टर्स हो सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है वो एक लेंथ स्ट्रिंग है और हम चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग में से कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है वो फाइंड आउट करें या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो फाइंड आउट करें या पूरी कोई फ्रेज जो है वो करना चाहते हैं या कोई सेंटेंस करना चाहते हैं उसमें से, तो हम सर्च कर सकते हैं। तो मैपल के अंदर जो सर्च है उसकी 2 डिफरेंट हमारे पास कमांड्स मौजूद हैं। एक सर्च टेक्स्ट के नाम से है और दूसरी जो है वो भी सर्च टेक्स्ट के नाम से है, लेकिन दोनों के जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। एस जो है वो कैपिटल लफ्ज है और इधर जो है वो एस स्मॉल है, टी
कैपिटल है और टी स्मॉल है। हमने ये पढ़ा है कि मैपल जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कैपिटल एस में और स्मॉल एस में डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेलिंग तो दोनों के सेम है, लेकिन कैपिटल एस और कैपिटल टी की वजह से दोनों जो ये नेम है ये डिफरेंट कमांड्स को जाहिर कर रहे हैं। अब फर्स्ट वन जो है जो कि एस कैपिटल और टी कैपिटल है, तो वो केस सेंसिटिव सर्च के लिए है। और जो सारे स्मॉल केसेस में लिखा हुआ है ये जो रूटीन है या जो कमांड है ये केस इनसेंसिटिव सर्च के लिए है। अब केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव सर्च का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप उसमें से कोई पार्ट उसका सर्च करना चाहते हैं, तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं अगर उसमें ए कैपिटल है तो वो सर्च भी उसी जगह को करेगा या आपको आउटपुट में देगा जहाँ पे उसको ए कैपिटल मिलेगा। और ये जो नीचे केस इनसेंसिटिव है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए जहाँ से भी मिलेगा चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, आपको आउटपुट में वो ए मिल जाएगा। समझ आई बात की? यस सर। हाँ जी, ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये लिखा हुआ है कि सर टेक्स्ट और आगे हमने सब स्ट्रिंग दी है जो कि हम सर्च करना चाहते हैं। इसको हम पैटर्न कहते हैं कि पैटर्न जिसको सर्च करना है, और ये हमारे पास एक्चुअल वो स्ट्रिंग है जिसमें से सर्च करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने केस सेंसिटिव सर्च अप्लाई की है। केस सेंसिटिव जहाँ पे MYS जो है वो स्मॉल होंगे सारे ये करेक्टर, तो फिर हमें आउटपुट मिलेगी। तो अभी हम इसमें देखें तो माई यहाँ पे है और उसके बाद स्पेस और उसके बाद एस, मतलब ये वाली जो पार्ट बनता है ये हम सर्च करना चाहते थे और ये यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें सर्च जो पैटर्न हम सर्च करना चाहते थे वो मिल गया सक्सेसफुली। तो आउटपुट में हमें क्या मिला? 9। तो 9 का मतलब यहाँ पे एक इंटीजर पोजीशन है उसकी, उस सब स्ट्रिंग की या उस पैटर्न की जो हम सर्च करना चाहते थे। और वो जो पैटर्न है वो मल्टीपल अगर कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो उस पैटर्न का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी। समझ आई बात की? जी सर, आगे। सर तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें हमारा जो पैटर्न है उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो M जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर बन जाता है इसमें, इस पैटर्न का जहाँ से हम सर्च कर रहे थे। तो ये इसकी जो लोकेशन बनती है वो 9 बनती है, तो इस वजह से हमें आउटपुट में 9 मिला है। नीचे एग्जांपल में हम केस इनसेंसिटिव सर्च अप्लाई कर रहे हैं और हम सर्च क्या करना चाहते हैं? कैपिटल M, Y और S लिखा है पैटर्न के अंदर। अब चूंकि ये केस सेंसिटिव है तो जरूरी नहीं है कि M हमें कैपिटल होगा तो आउटपुट में मिलेगा, M स्मॉल भी होगा या बड़ा होगा, जो भी हो आउटपुट में हमें अगर मिल जाता है तो हमें आउटपुट मिलेगी। तो इस केस में हमें M, Y और S यहाँ पे मिल रहे हैं एज इट इज, और हमें आउटपुट जो है वो 9 मिल रही है। इसमें जो केस सेंसिटिव चीज थी उसको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, मतलब सर ये टेक्स्ट हमारे पास उसे उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है? नहीं, सर्च टेक्स्ट जो है ना ये हमें बताता है कि जो पैटर्न, ये जो सब स्ट्रिंग हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर वो तो मौजूद है तो फिर वो हमें लोकेशन बताएगा कि किस लोकेशन पे वो मौजूद है, अदरवाइज नहीं मौजूद तो वो हमें 0 आउटपुट में दे देगा कि नहीं मिली कोई चीज। ठीक है, ओके सर। जैसे ये स्टेटमेंट पढ़े ना तो लिखा हुआ इफ मैच फाउंड, अगर तो मिल जाए तो इसका मतलब है कि मैपल रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। तो फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे M है, तो M की जो लोकेशन या पोजीशन बनती है वो हमें आउटपुट में मिलेगी। जी शुएब पूछे। सर अगर ये जो मोर देन 2 जगह पर हो तो फिर क्या हमारी लोकेशन आएगी? हाँ, अगर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हो तो जो फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा जाना या काउंट नहीं करना कि कितनी टाइम वो आई है, यहाँ पर जस्ट ये है कि ये अवेलेबल है या नहीं है, उसमें है या नहीं। तो वो इधर भी होगी, तो फॉर एग्जांपल ये माइस इधर भी है, माइस कहीं और भी है, तो जो फर्स्ट उसका है पोजीशन वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी कि ये मिल गई है और इस पोजीशन पे, चाहे आगे 100 दफा ये आया हो, लेकिन जो पहली पोजीशन पे जहाँ पे ये होगी उसी की आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है सर। यस सर। सर काफी है। यस सर काफी। यस सर, काफी यस सर।
बस ये आखिरी स्लाइड है, इसको देख लें फिर ये खत्म हो जाएगा। ओके सर। हाँ, इसी तरह हम जो सर्च है वो रेंज भी दे के कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो हम दे सकते हैं। लिखा हुआ है कि इट इज इक्विवेलेंट टू सर्च विद इन अ सब स्ट्रिंग, कि आप रेंज स्पेसिफाई करके भी उसमें से सर्चिंग जो है वो कर सकते। मतलब आप लिमिटेड कर रहे हैं कि जो सर्च हो, पैटर्न जो सर्च होना है वो पूरी स्ट्रिंग में से ना हो, बल्कि उस स्ट्रिंग के इस पार्ट में से, ये सब स्ट्रिंग में से अगर वो अवेलेबल है तो उसको हम सर्च करें। मतलब हम चाहते हैं कि इनिशियल 10 जो कैरेक्टर्स हैं उसमें से, या आखिरी 10 में से, या दरमियान वाले किसी 10 जो कैरेक्टर्स हैं उसमें से सर्च किया जाए, तो फिर हम जो है ना साथ में एक एक्स्ट्रा जो है वो रेंज भी लगा देते हैं, ठीक है। यस तो सर। ओके सर। हाँ जी, तो इसमें आप हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, जस्ट इज चाहिए, ठीक है। और इज जो है वो 4 और -1 ये रेंज है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद आगे चलते जाएं और ये -1 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो अब 4 जो है 4 से स्टार्ट होना है इसमें, तो ये 1 2 3 4 ये तो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, कि इसमें से सर्च नहीं करेगा। 4 चूंकि पॉजिटिव इंडेक्स है तो 4 बनता है इस स्पेस वाली जगह से, ठीक है। तो स्पेस से ये आगे जो है ये मतलब काउंटिंग स्टार्ट होगी और -1 या जितने भी रेंज आप देंगे उस रेंज में से इसको ये सर्च करेगा। तो ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमें जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिली है 3, ठीक है। और सर ये समझ जो है वो इसके ऐसे ये इंक्लूड नहीं होगा? समझ नहीं बात की। जैसे मैं कह रही हेलो? ये जो दिस कैश है ये इंक्लूड होगा रेंज में? नहीं, इसमें एक्चुअली ये है कि आपने रेंज जो देनी होती है वो 4 से लेकर -1 है। 4 की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है, एच जो सेकंड है, आई थर्ड है और एस जो है ये फोर्थ है, तो यहाँ 4 से कंसीडर किया जाएगा इसको, ठीक है। यस समझ सर। आई बात की। 4 से स्टार्ट होगा और आगे किधर तक जाना है, -1 आपको पता है कि जो लास्ट कैरेक्टर है राइट साइड से उसको इंडिकेट करता है, जो कि यहाँ पे डॉट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी जो स्ट्रिंग है ये जो अब सब स्ट्रिंग बन गई है उसकी, इसमें से सर्च करना है कि इस जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो हमें मिल रहा है कि इस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब एस जो है वो सब स्ट्रिंग का पहला पार्ट बन जाएगा, ये जो है ब्लैंक स्पेस है ये सेकंड और आई जो है वो थर्ड लोकेशन पे है, तो इस वजह से हमें आउटपुट में 3 मिला है। तो उस सब स्ट्रिंग में से थर्ड पोजीशन पे ऊपर ये IS इस जो है ये पड़ा, ठीक है। लेकिन सर अगर हम लोग 7 से -1 लिखते तो फिर हमें आउटपुट में और मिलना था ना कोई और चीज, फिर हमें मतलब 6 मिल जाता अगर 7 से -1 लिखते हैं। देखें बात ये है कि आप इसको जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें, बात वही है। अगर आपको उसका सिंटैक्स समझ आ गया वर्किंग, तो जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें। यहाँ पर आप 4 की बजाय 5 कर दें या 7 कर दें। अगर आप इसको 7 कर देते हैं तो 4 कैरेक्टर ये हो गया और दरमियान में एक स्पेस हो गई और आई ये जो है ये तो खत्म हो जाएंगे ना, ठीक है। ये तो 7 कैरेक्टर एस बन जाएगा। तो इस एस से लेके आगे ये -1 तक सबको ये काउंट करेगा, सर्च करेगा कि इसमें IS है या नहीं। तो इसमें IS कहीं पे भी नहीं है, तो हमें आउटपुट में 0 मिल जाएगा। ओके सर। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और नो सर। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि हम एक स्ट्रिंग को, एक एक्सप्रेशन को किसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्स तो हमने पढ़ा था ना कि किसी स्ट्रिंग में कोई एक्सप्रेशन हो तो उसको एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करना। यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम स्ट्रिंग में चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास कन्वर्ट की जो कमांड है वो अवेलेबल है। हम कन्वर्ट लिखते हैं और आगे एक्सप्रेशन लिखते हैं कोई भी, और आगे बताते हैं कि उसको किस में चेंज करना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये डाटा टाइप है या ऑब्जेक्ट टाइप है, ये देना जरूरी है। आप स्ट्रिंग देंगे तो वो इस ए को स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग नहीं देते, कोई इंटीजर वैल्यू या कुछ इस तरह कुछ और देते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं इसके, तो ये इस ए को
उस वे में चेंज कर देगा जो टाइप आप स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में चेंज किया जाए, क्योंकि हम स्ट्रिंग का ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से सेकंड आर्गुमेंट जो है वो टाइप होगी कि किस टाइप में चेंज करना है, पहला आर्गुमेंट जो है वो एक एक्सप्रेशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें आउटपुट के अंदर डबल कोटेशन में वो एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो डबल कोटेशन का मतलब कि ये एक स्ट्रिंग है, तो आउटपुट हमें स्ट्रिंग में मिल रही है। अब इसी आउटपुट को हम बाय यूजिंग पार्स दोबारा एक एक्सप्रेशन के अंदर फिर से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने उधर पढ़ा था। ठीक है, यस सर। अच्छा चलो, यहाँ पे ये क्लास खत्म हो गई, अटेंडेंस हो गई है।